ये कुल मिलाकर कुछ इस तरह का है कि जैसे अगर मैं कहूँ मैं आपको ऑनलाइन ड्राइविंग करना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें बताने लगूं देखो क्लिच कैसे चलती है, ब्रेक कैसे लगते हैं, जब डिवाइडर आएगा तो ऐसे करना है और वगैरह वगैरह, तो क्या आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे? नहीं। अब कैसे आप हायर मार्क्स को ला सकते हो? वैकल्पिक विषय की तैयारी में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं उनकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि किस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया और उस परिप्रेक्ष्य में ही आपको देना है। तो इसका कारण जो रहा कि भाई अंग्रेजों ने नौकरशाही को क्यों मजबूत बनाया, इसलिए बनाया, और नागरिक समाज क्यों कमजोर रहा। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? तो आज का जो हमारा सेशन है वो इस बात को लेकर है कि जो वैकल्पिक विषय हैं, तो वैकल्पिक विषय की तैयारी में जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं उनकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप मेंस का आंसर लिखते हैं तो उसमें हमें ये भी देखना होता है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो कैसे आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ से हमें एक फ्रीक्वेंसी समझ में आती है कि भाई कि जो क्वेश्चंस है वो कौन से टॉपिक से ज़्यादातर आए हैं। तो एक तो ये चीज़ समझ में आ जाती है, तो हम एक तरीके से ट्रेंड को समझ पाते हैं कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 2 साल या 3 साल छोड़ के आते हैं, लेकिन वो 2-3 सालों में उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी ट्रेंड हमें समझ में आ जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें खासकर वैकल्पिक विषयों की बात करें तो उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हमें मेंस के देखने चाहिए, ताकि हम ये समझ पाएँ कि भाई जो ट्रेंड है वो सब्जेक्ट का किस तरीके से है। और उसमें फ़ायदा हमें ये भी मिलता है कि जब हम पिछले पेपर्स के क्वेश्चन पेपर कर पिछले जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस करते हैं, तो आंसर राइटिंग को जब हम करते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि आंसर राइटिंग में हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए, किस तरीके से करंट्स को हमें जो है जोड़ना चाहिए। फिर नेचर ऑफ क्वेश्चन भी हमें समझ में आ जाता है कि जो करंट की भूमिका जो है वो कितनी हो जाती है। और इस सेशन में एक दूसरा पॉइंट हमारा ये भी है कि इस बात को भी देखेंगे कि भाई जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो PSIR है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हमें टॉपिकों को देखना है, तो उस पर भी मैं डिस्कशन करूँगा। और तीसरा हमारा बिंदु रहेगा कि आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, उसको लेकर मैं लगभग 2 से 3 क्वेश्चनों का डिस्कशन भी करूँगा। और चौथे पॉइंट पर हमारा आएगा कि भाई कैसे हम आंसर राइटिंग की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। तो ये जो है PSIR वैकल्पिक विषय आपका लिखा हुआ है। तो 15 जून को जो है एक बैच आ रहा है, ये खासकर आंसर राइटिंग प्लस जो है PYQ डिस्कशन है। तो जितने भी आपके 5 साल के जो 2021 से 2025 तक जो क्वेश्चन बने हैं, तो उनका आंसर राइटिंग के रूप में मेरा इस बैच में डिस्कशन होगा। तो लगभग ये 280 क्वेश्चन है, क्योंकि एक पेपर सेट में टोटल क्वेश्चन मिलाकर एक पार्ट में आपके 28 क्वेश्चन आते हैं, तो दूसरे पार्ट में आपके 28 क्वेश्चन होंगे। तो एक पेपर सेट में आपका 56 क्वेश्चन हो गया। तो 2 पेपर सेट अब लगाइए कि भाई तो लगभग कितना क्वेश्चन बना, नहीं आपका 14 और 14 क्वेश्चन बनेगा, तो एक पेपर सेट में आपके 28 क्वेश्चन है, तो सेकंड पेपर में आपके 28 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल 56 क्वेश्चन बनता है। तो 5 सालों का लगाएंगे तो लगभग 280 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उन सभी क्वेश्चनों का जो है इस बैच में जो है डिस्कशन रहेगा। और आपको इसका जो है फ़ायदा ये भी मिलेगा कि भाई एक तो समझ में आपको ये आ जाएगा कि जो क्वेश्चनों की फ्रीक्वेंसी किस टाइप की है, ऐसे टॉपिक कौन कौन से हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक कौन कौन से हैं जो हर 2 साल या 3 साल पर पूछे गए हैं। तो काफ़ी यानी कि वैकल्पिक विषय में तो काफ़ी इसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड भी होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये वैकल्पिक विषय की तैयारी में PYQ क्यों महत्वपूर्ण है, तो वो तो आपको समझ में आता है कि भाई महत्वपूर्ण तो है और इसका काफ़ी बड़ा रोल है, खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट में, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर बात करते हैं PSIR जो PYQ का विषयवार वर्गीकरण, टॉपिक वाइज। उसके बाद हम देखेंगे उत्तर लेखन रणनीति और फिर उच्च अंक प्राप्त करने की रणनीति।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो PSIR का एक एनालिसिस करते हैं जो है टॉपिक वाइज। तो आप जानते हो कि जैसे पेपर फर्स्ट है और आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो है पेपर सेकंड है। तो ये आपका जो है पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट सेकंड है, और ऐसे ही यहाँ पर ये आपका पार्ट 1 बनता है और ये पार्ट आपका सेकंड बनता है। ओके, देखिए ये आप जानते हो कि राजनीतिक सिद्धांत का जो टॉपिक है वो पार्ट 1 में, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ी रणनीति मुझे बतानी जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत, और इसमें एक और है थिंकर्स यानी कि विचारक है। तो एक तो राजनीतिक सिद्धांत हो गया और प्लस यहाँ पर आपके जैसे विचारक हैं, वेस्टर्न और इंडियंस हैं। पार्ट 2 में देखेंगे तो भारतीय आपका राजनीति तो आता ही है, और ये आपको पता है कि यहाँ पर 250 मार्क्स का है। यहाँ से आपके 14 क्वेश्चन हैं और यहाँ से भी आपके 14 क्वेश्चन है। तो टोटल, और आपको टोटल कितना क्वेश्चन करना है? 5 क्वेश्चन करना। पहला और 5वां क्वेश्चन आपके लिए कंपल्सन है, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10-10 नंबर के आते हैं। फिर उसमें से पहले पार्ट में से 3 भी कर सकते हो आप, 2 भी कर सकते हो, और सेकंड पार्ट में से 2 या 3 आप जो चाहो, जैसे करना चाहो आप कर सकते हो। देखिए मेरा आइडिया ये है कि अगर आप रणनीति बनाते हो, मेरा ये व्यक्तिगत मामला है और मेरा अनुभव भी है क्योंकि मैं PSIR पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि स्टूडेंट को यहाँ से 2 ही क्वेश्चन करने चाहिए और इससे यहाँ से आपको करने चाहिए 3 क्वेश्चंस, क्योंकि टोटल 5 क्वेश्चन करने। अब 2 क्वेश्चन क्यों करने चाहिए और यहाँ से 3 क्वेश्चन क्यों? देखिए ये जो भारतीय राजनीति वाला जो पार्ट है ये आपका GS के सेकंड पेपर में भी है, इस पर थोड़ा फोकस ज्यादा करें। तो इससे फायदा आपको ये मिल जाएगा कि जो GS का सेकंड पेपर आपका अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो उसमें इंडियन पॉलिटी के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन तो GS के सेकंड पेपर में इंडियन पॉलिटी का ही है, तो वहां पूरा फायदा मिलेगा और इसको करना थोड़ा आसान भी है। ओके, अब यहां पर तुम देखोगे कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत वाला पॉइंट है, जैसे 14 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग आप देखोगे 9 से 10 क्वेश्चन आपका यहां से पूछेगा और विचारक से क्वेश्चन आपका लगभग 3 से लगभग 4 क्वेश्चन आता है, या लगभग हम कह सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन हम कह सकते हैं, 4 to 5 क्वेश्चन। अब उसमें भी हमें ये समझना होता है कि भाई जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। मोटा मोटा अगर तुम देखोगे राजनीतिक सिद्धांत, इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें। जैसे न्याय का टॉपिक है, आपका समानता का टॉपिक है, लोकतंत्र का टॉपिक है, शक्ति का टॉपिक है, राज्य का टॉपिक है, विचारधारा का टॉपिक है। हर बार देखोगे तो यहाँ से हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा अगर हम थिंकर्स की बात करें तो भाई वेस्टर्न थिंकर्स में आप क्या काम करें कि आप जो है रोल्स, आप जो है वेस्टर्न थिंकर्स में अगर हम देखेंगे तो आप एक काम करिए कि वेस्टर्न थिंकर्स में प्लेटो, अरस्तु को एक साथ आप कमेंट करके पढ़िए। और फिर सेकंड पॉइंट आपका किस संबंध, जॉन लॉक है, रूसो है और आपका जो है हॉब्स है, इनको आपस में क्या है मिला के आप पढ़ लीजिए। फिर मार्क्स को देख लीजिए और ग्रामसी को देख लीजिए, ठीक है, वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम कई बार बहुत ज्यादा विचारक पर फोकस करते हैं, ठीक है, और जबकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक है। सेकेंडली आप देखोगे कि अगर मैं इंडियन थिंकर्स की बात करूं तो आप गांधी और अंबेडकर को अच्छे से तैयार आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहां से संभावना ज्यादातर होती है।
तो अगर थोड़ा सा आप रणनीति बना के आप देखोगे तो आप एक अच्छे मार्क्स भी, यानी कि आप समझ पाते हो कि भाई किस तरीके से हमें जो है विषयवार सब्जेक्ट को देखना चाहिए। देखिए ये बात तो आप जानते हो कि भाई हम 100% सब्जेक्ट को नहीं कर सकते, और 100% करने का अगर तुम प्रयास भी करोगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो एक आप स्ट्रेटजी आप बनाइए, ये देखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है और कौन से सेक्शन को मुझे अच्छे तरीके से मजबूत करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ ताकि इसका फायदा आप लोगों को मिले। अब देखो जैसे भारतीय राजनीति है, आप इसमें देखो टॉपिक बड़े जो है चुनिंदा टॉपिक है, जैसे संघवाद का टॉपिक है आपका, जैसे मूल ढांचे का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे आपने देखा होगा कि विधायिका पर कार्यपालिका का डोमिनेंस जो है, डोमिनेंस बढ़ा है। तो ये जो टॉपिक है आपका कैबिनेट का टॉपिक हो गया, यहाँ से जो है आपका संसद का टॉपिक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे सामाजिक आंदोलन का टॉपिक है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, जो है राजनीति में जाति है, तो राजनीति में जाति है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। न्यायपालिका में आप देखोगे तो आपका जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, या इसके अलावा हम करें तो न्यायिक सक्रियतावाद है, केंद्र राज्य संबंध बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें खासकर आप देखोगे आपका जीएसटी हो गया, या फिर आपका वित्तीय संघवाद हो गया। तो कुछ टॉपिक हैं, या राज्यपाल की भूमिका को लेकर क्वेश्चन बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अच्छे तरीके से आप जो है तय कर पाओगे कि मुझे किन किन टॉपिकों पर अच्छे से फोकस करना है। या जैसे चुनाव सुधार की बात करें, उसको इलेक्शन कमीशन के साथ हमें जोड़ के पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते भी हैं। ओके, और इसका फायदा आपको डेफिनेट है, सीधा सीधा आपको सेकंड पेपर में तो मिलना ही है। तो आप ये करें कि जी ये जो आपका पेपर फर्स्ट है पीएसआईआर का, उसमें जो पार्ट सेकंड है वहां से 3 क्वेश्चन करें, उसको और अच्छा मजबूत बनाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और जो फर्स्ट पार्ट है वहां से 2 क्वेश्चन करने का प्रयास करें, और उसमें राजनीतिक सिद्धांत को अच्छे से तैयार कर लें, तो आपके जहां तक है 2 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो पार्ट 1 जो है आपका, मैं पार्ट 1 की बात करूं तो ये जो पार्ट 1 है इसमें आईआर सिद्धांत दिया है। तो आईआर सिद्धांत को आप देखें, और फिर साथ में जो कंपैरेटिव तुलनात्मक सिद्धांत है, तुलनात्मक सिद्धांत है, ठीक है। और यहाँ ये आपका जो है भारत व विश्व आ जाता है। ओके, तो आप ये भी जानते हो कि यहाँ भी 14 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से भी आपको 14 क्वेश्चन है। आपको करने यहाँ पर भी 5 है, पहला और 5वां जो है कंपलसरी है। तो यहाँ से मेरा मानना है कि यहाँ से आप 2 ही क्वेश्चन करें, और इस पार्ट को जो है बेहतर तरीके से करें, और यहाँ से करें 3 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि जीएस का जो सेकंड पेपर है उसमें भारत और विश्व है, यानी कि आईआर आता है, और आईआर के 4 क्वेश्चन आते भी हैं, आपको पता है 50 क्वेश्चन का। तो उसका फायदा ये है कि अगर इस सेक्शन को आप बहुत मजबूती के साथ करते हो तो इसका फायदा पूरा आपको वहां मिलेगा जीएस के सेकंड पेपर में। तो इसका मतलब 2 बार पढ़ने की क्या आवश्यकता? अरे भाई यहीं पर आप अच्छे से तैयार कर लो, वो सेक्शन आपका अपने आप ही तैयार हो जाएगा। ओके, राइट। तो अब भारत और विश्व, अब जैसे तुम देखो आईआर सिद्धांत है, अब इसमें भी आपको जो फोकस जो है आईआर सिद्धांत को देखोगे, जैसे उदारवाद के सिद्धांत है आईआर को लेकर, यथार्थवाद का सिद्धांत है, या वैश्वीकरण है। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। या फिर जैसे मार्क्सवादी, आईआर की मार्क्सवादी थ्योरी है। ओके, तुलनात्मक सिद्धांत भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि 2025 में यहाँ से काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भारत और विश्व की बात करें तो इसमें जैसे भारत का चाइना के साथ संबंध, भारत का यूएसए के साथ संबंध, फिर हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है। फिर समुद्री सुरक्षा है, फिर आपका इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, ब्रिक्स है, आपका क्वाड है। ठीक है, तो इन पॉइंटों को, इन टॉपिकों को लेकर आप थोड़ा सा सचेत रहें, अच्छे तरीके से देखें। जैसे जो चर्चा में या 1 साल चर्चा सुर्खियों में रहा है, जो भी चीजें रही हैं, जैसे डॉलर को लेकर अगर आप देखोगे तो काफी चर्चा में रहा। इसके अलावा आप देखोगे तो चर्चा की बात अगर हम करें तो जैसे
यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर यहाँ क्वेश्चन, जैसे ईरान का जो है, अमेरिका का ईरान पर अटैक हो गया, या फिर इजराइल का गाजा पट्टी को लेकर हो गया, तो डेफिनेट है यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर तो क्वेश्चन बनता है। ओके, तो अब चलिए, खैर ये आप चीजें समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा एक आपकी सोच डेवलप्ड हो रही होगी कि मुझे किस तरीके से किन चीजों को मुझे देखना है, ठीक है। तो विषयवार हमने थोड़ा सा थीम को देखने का प्रयास किया कि इस तरीके से हमें चीजों पे थोड़ा सा फोकस करके चलना चाहिए। ओके, अब चलिए, यहाँ हमने टॉपिक वाइज तो देख लिया ये चीज तो, कि भाई विषयवार वर्गीकरण करके हम जरूर देखें, और इससे ये क्लियर हो जाता है कि भाई कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और ये मैं जब इसमें जो आप मेरी ये बैच को आप देखेंगे, तो जिसमें मैंने 280 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया है, तो इस मैं 280 क्वेश्चनों के डिस्कशन में मैंने टॉपिक को बताया भी है कि टॉपिक में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, आपको क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो ये हर टॉपिक को, क्योंकि ये जो 15 जून से आपका ये जो बैच आएगा, तो इसमें क्या है कि थीम वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। थीम वाइज का मतलब क्या है कि जैसे मान लो, ऐसा नहीं है कि 2021 का हमने पूरा क्वेश्चन पेपर लिया फिर डिस्कशन किया, नहीं, पूरे को पूरे थीम वाइज डिवाइड किया है। जैसे राजनीतिक सिद्धांत है, तो उसमें जैसे न्याय का टॉपिक हो गया, समानता का टॉपिक, भाई न्याय के टॉपिक से 2021 से लेकर 2025 तक कैसे क्वेश्चन आए हैं, या समानता के टॉपिक को लेकर कैसे आए हैं, या थिंकर्स को लेकर कहाँ कहाँ कब कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको थीम वाइज वर्गीकरण किया गया है। तो उससे फायदा ये होता है कि थीम वाइज जब आप चीजों को देखते हो तो पूरे कॉम्प्रहेंसिव तरीके से देख पाते हो। इससे ये भी समझ में आता है कि भाई क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरीके से बार बार आ रही है, या फिर कोई क्वेश्चन है हर 2 साल में पूछा जा रहा है, या कोई क्वेश्चन है हर 3-4 साल के डिफरेंस पे पूछा जा रहा है उस टॉपिक से। तो ये हमें ट्रेंड समझ में आ जाता है, और आपको इसी तरीके से चीजों को देखना भी है। ओके, अब जैसे उत्तर लेखन रणनीति की हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, उत्तर लेखन रणनीति की। देखिए, अगर मैं उत्तर लेखन रणनीति की बात करूं, तो यहां थोड़ा सा समझिए। हालांकि मैंने आपको जो है क्लास में जब मैंने आंसर राइटिंग करवाई है, तो मैंने बताया है कि भाई उत्तर को लिखने का तरीका क्या होता है। तो होता क्या है कि देखिए, उत्तर में जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो सबसे बड़ी बात होती है उसकी डिमांड, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात होती है उसकी डिमांड, कि क्वेश्चन की मांग क्या है। अगर आप क्वेश्चन की मांग को समझ जाते हैं तो इसका मतलब आपका आधा काम हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात स्टूडेंट को दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत ये आती है कि जो क्वेश्चन में जो पूछा जाता है हम उसी को नहीं समझ पाते। और देखिए, एक बार में ये समझ में आता भी नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये पूरे तरीके से प्रैक्टिस का ही खेल है। क्योंकि जब हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है और उसकी डिमांड क्या है। हमें चीजों को रटना नहीं है, हमें चीजों को ये समझना है कि उसकी डिमांड है क्या। अब देखो, यहाँ पर डिमांड की बात जब हम करते हैं तो ठीक है, लेकिन डिमांड के साथ, क्योंकि देखिए, डिमांड को कैसे समझा जा सकता है कि हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और 2 से 3 बार पढ़ना है, और उसको बीच यानी कि उसको क्वेश्चन को तोड़ लेना है, पार्ट्स में तोड़ लेना है, और पार्ट्स में तोड़ के हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ओके, अब होता क्या है कि यहां पर 2 चीजें आ जाती हैं, एक कंटेंट आ जाता है और एक डायरेक्शन आ जाती है। कंटेंट एक्चुअली में होता क्या है, कंटेंट होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो कंटेंट डालना, ठीक है। और जो डायरेक्शन होती है वो एक तरह का निर्देश होता है
कि हमें किस दिशा में, डायरेक्शन एक्चुअली में क्या होते हैं कि दिशा होती है कि किस दिशा में हमें आंसर को देना है, तो ये दिशा को तय करता है। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि जब आप क्वेश्चन लिखते हो तो क्वेश्चन में पहले एक भूमिका बनती है, उसके बाद आपने देखा होगा कि मुख्य भाग बनता है, और उसके बाद एक क्या बनता है, निष्कर्ष बनता है। ये जो मुख्य वाला पार्ट है वो यही है, कंटेंट विद डायरेक्शन। ओके, जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो 10 नंबर का पूछा जाए, 20 नंबर का पूछा जाए, या फिर आपका 15 नंबर का पूछा जाए, तो ये लगभग आप ये मान के चलो कि लगभग यहाँ पर 15% तक आप भूमिका बना सकते हो शब्दों के रूप में, और 15% तक आप निष्कर्ष, और ये वाला जो पार्ट होता है वो लगभग 70% के आसपास होता है, और क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो मुख्य भाग में ही लिखा जाता है। एक चीज और है, भूमिका जो हमेशा होती है उसमें आपको जो है, जब आप क्वेश्चन के हिसाब से भूमिका होती है, क्वेश्चन के हिसाब से ही निष्कर्ष होता है, ये तो आपको जानकारी होगी। तो जब भूमिका आप लिखते हो तो भूमिका में क्या बताते हो, भूमिका में आप ये बताने का प्रयास करते हो कि भाई क्वेश्चन में आप क्या लिखने वाले हो। तो ये बात आप क्वेश्चन में, आप भूमिका में बताते हो, फिर आप जो आप भूमिका में आप बता के चल रहे हो उसका फिर विस्तार करते हो मुख्य भाग में। फिर निष्कर्ष में होता क्या है कि एक समाधान आधारित आप एक निष्कर्ष देते हो, भाई जो भी आपने मुख्य भाग में लिखा है उसको आप उसको समेटते हो, और समेटने के साथ साथ एक समाधान आधारित जो है एक निष्कर्ष दे देते हो, जो कि एक पॉजिटिवनेस के साथ खत्म होता है। यही आपका एक निष्कर्ष बन जाता है। ओके, तो यहाँ भूमिका में आप एक सेंट्रल आइडिया देते हो, उस सेंट्रल आइडिया को आप फिर विस्तारित वे में मुख्य भाग में कर देते हो, फिर आप निष्कर्ष में क्या उसको समेट देते हो, और एक समाधान जो आधारित एक निष्कर्ष देते हो, और पॉजिटिवनेस के साथ उसको खत्म कर देते हो। ओके, क्लियर। चलिए, अब बात यहां पर आती है कि जैसे अगर हम कंटेंट की बात करें तो कंटेंट में क्या होता है, भाई जो पूछा गया वो तो आप लिखोगे। अब कंटेंट में हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए एक वर्ड आता है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, और एक वर्ड है कंटेंट। इसकी भूमिका 50% होती है और इसकी भूमिका भी 50% होती है आपके मार्क्स के रूप में। आपका बेशक कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन प्रेजेंटेशन खराब है तो मार्क्स आप नहीं ले पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम कंटेंट तो लिखते हैं लेकिन कंटेंट के साथ हमारा प्रस्तुतिकरण भी अच्छा होना चाहिए। अब जैसे होता क्या है कि आप एग्जामिनर के सामने जब कोई आंसर करते हो, लिखते हो, तो जो अच्छी प्लेट बना के देगा एग्जामिनर उस प्लेट के साथ ही खुश होगा। तो कोशिश ये करो कि आपकी आंसर राइटिंग वाली जो प्लेट है वो आपकी अच्छी दिखनी चाहिए। एग्जामिनर को अच्छा फील होना चाहिए कि यार बंदे में दम तो है, तो उसको अच्छेपन की फील कराइए। आप फील कैसे करा सकते हो कि एक तो ये है कि भाई आपने जो आंसर लिखा वो आंसर कैसा होना चाहिए, जैसे उसमें आप जो है हेडिंग्स का प्रयोग करें। हेडिंग का मतलब क्या होता है, भाई आपने जब आपको ये पता है कि डिमांड इसकी क्या है, और मान लो उस क्वेश्चन की 2-3 डिमांड है, वो 2-3 हेडिंग हो गई, तो आप कोई भी चीज अगर आप लिख रहे हो तो उसको हेडिंग के रूप में लिखें, मतलब हेडिंग दें और फिर उसके जो है बारे में लिखना शुरू करें। क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर आपकी हेडिंग को देखता है और उसी से अंदाजा लगा देता है कि हाँ बच्चे ने अच्छा ही लिखा होगा। तो आप उसके लिए चीजों को आसान करिए, जितनी आप उसके लिए आसान कर दोगे वो उतना ही फ्री माइंड होकर आपको मार्क्स भी देगा। फिर अब बात ये आती है कि अपने आंसर में थोड़ा सा खुला लिखें और थोड़ा सा क्या है बड़ा लिखें। खुला और बड़ा लिखने से आपकी आंसर राइटिंग थोड़ी अच्छी दिखाई देगी। अपने आंसर में आप डेटा का प्रयोग करें, अपने आंसर में आप डायग्राम का प्रयोग करें,
अपने आंसर में क्या है, जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो उनका प्रयोग करें। बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना इस तरीके से, ऐसे, या फिर ऐसे होते हैं इस तरीके से, या ऐसे लिख सकते हो इस तरीके से। तो थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए, मेन बात है कि आंसर में क्लियरिटी आनी चाहिए। ग्राफिंग मतलब ग्राफ का यूज कर, डायग्राम का है, टेबल का आप यूज करें, ठीक है, डेटा है, आप इसके अलावा जो केस स्टडी है, ठीक है, उसका भी यूज आप करें, या फिर जो केस स्टडी के अलावा जैसे एग्जाम्पल्स हैं उनका यूज करें, ठीक है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको अपना आंसर इस तरीके से दिखाना है कि वो अच्छा दिखाई दे। तो उसमें इन सब बातों की भूमिका अपनी होती है। और देखिए कंटेंट में डेटा का होना, केस स्टडी का होना, या फिर जैसे हम थिंकर्स की बात करें, थिंकर्स का होना, इन सब का होना बहुत जरूरी है। और एक सबसे बड़ी बात है कि समकालीन संदर्भ में हमें इसको जोड़ना है। समकालीन संदर्भ में यानी कि हमें इसको जो है एक तरीके से करंट के साथ जोड़ना है और इसको इंटरलिंकेजेस करना है, यानी कि फर्स्ट पेपर का सेकंड पेपर के साथ, सेकंड पेपर का फर्स्ट पेपर के साथ। जितना अच्छा आप इंटरलिंकेज करोगे उतना ही आंसर आपका बेस्ट होगा। तो आंसर में कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन का होना भी बहुत जरूरी है, और ये चीजें प्रेजेंटेशन में आ जाती है, ठीक है। तो बुलेट पॉइंट का आप यूज कर सकते हो, और इसके अलावा जैसे पाई चार्ट का, डायग्राम का आप यूज करें, डेटा का जरूर यूज करें क्योंकि डेटा आपके ऑथेंटिकेशन को दिखाता है। थिंकर्स का यूज करें, वो आपके ऑथेंटिकेशन को दिखाता है, क्योंकि आंसर में ऑथेंटिकेशन भी तो होनी चाहिए। केस स्टडी ऑथेंटिकेशन को दिखाता है, ठीक है। इन और फिर हेडिंग्स का प्रयोग जरूर करें क्योंकि इससे आंसर आपका बेहतर, और थोड़ा खुला लिखें और थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखें, ओके। जितना पेज है उतना जरूर लिखें जितना पेज वहां पर दिया जाता है, क्योंकि अगर आधा पेज भी लिख के आओगे तो उससे मार्क्स कटेगा। तो मान लो किसी क्वेश्चन में आपको 3 पेज दिया है तो 3 पेज लिख के आइए, ओके। चलिए अब देखिए डायरेक्शन की बात आती है, तो ये जो डायरेक्शन वाला पॉइंट है तो थोड़ा सा हम हल्का सा डिस्कशन कर लें डायरेक्शन में। इसमें कई बार कंफ्यूजन होती है। देखो कई बार आपसे पूछा जाता है कि विवेचना कीजिए, आपसे पूछा जाता है कि परीक्षण कीजिए। होता क्या है कि जो कथन में पूछा गया है उसी पे ही आपका फोकस करना है जब विवेचना या परीक्षण का क्वेश्चन आता है। लेकिन ये क्वेश्चन के स्वरूप पे डिपेंड करता है, उसके नेचर, यानी कि वो क्वेश्चन किस वे में पूछा गया है। तो कई बार हमें जब हमसे विवेचना या परीक्षण पूछी जाती है, और खासकर एग्जामिन को लेकर जब परीक्षण पूछा जाता है, तो कुछ क्वेश्चनों में जिसमें डिमांड नहीं है तो वहां चुनौती लिखने की आवश्यकता नहीं, डिमांड है तो वहां चुनौती भी जरूर डालें। लेकिन बहुत ज्यादा हमें चुनौतियों पे फोकस करके नहीं चलना होता। तो यहाँ पर दिशा ये हो गई। इसके अलावा तुम देखोगे विश्लेषण कीजिए, या जैसे हम कहते हैं चर्चा कीजिए, या हम कहते हैं कि मूल्यांकन कीजिए। जैसे बोला जाता है कि भाई आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, या जैसे हम कहते हैं समीक्षा कीजिए। तो इनका स्वरूप लगभग एक जैसा होता है। प्रॉपर वे में हमें सब कुछ इसमें देना होता है, पक्ष विपक्ष भी देना होता है, और ये होती है कि भाई जो विपक्ष के रूप में जो चुनौतियां, आलोचनात्मक पक्ष भी हमें लिखने होते हैं। अमूमन इसका आइडिया यही होता है, ठीक है। आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा है तो इसका मतलब पक्ष विपक्ष तो आप दे ही रहे हो, तो आलोचना वाले पॉइंट पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। अगर हम समीक्षा की बात करते हैं तो हमारा आंसर थोड़ा सैद्धांतिक कम व्यवहारिक होना चाहिए, और पक्ष विपक्ष हमें सब कुछ यहाँ पर लिखना होता है, ओके। तो एक यहाँ पर कहने का मतलब है कि सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। फिर जैसे टिप्पणी हो गया, कमेंट कीजिए। और खासकर जैसे मान लो क्वेश्चन कई बार PSIR में क्या आता है, सकारात्मक, जैसे आपने देखा होगा कि सकारात्मक कार्रवाई, बस ये लिख दिया और क्वेश्चन पूछा,
तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ सकारात्मक कार्रवाई की परिभाषा देनी है। सकारात्मक कार्रवाई अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, जो अफर्मेटिव एक्शन है, सिर्फ क्या 10 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप उसके विषय में सब कुछ यानी कि सभी पक्षों के विषय में आप लिखिए। ठीक है, क्लियर है? वो आंसर तभी आपका जो है बेस्ट माना जाएगा। और मैंने बता दिया कि भाई जो आंसर को इंटरलिंकेज जरूर करें, कंटेम्प्रेरी जो इश्यू हैं उनके साथ उसको जो है पॉइंट के साथ जरूर जोड़ें, थिंकर्स का प्रयोग आप जरूर करें और आंसर को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उसका प्रेजेंटेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, ठीक है, क्लियर है? चलिए खैर, फिर एक आता है आपका टिप्पणी कीजिए। तो कमेंट का मतलब ये होता है कि भाई जब आप कमेंट करते हो तो इसमें क्या आता है कि भाई आप अपने व्यू भी इसमें दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है उस हिसाब से आपको देना होता है। ओके, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि किस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछा गया और उस परिप्रेक्ष्य में ही आपको देना है। कि लिखा होता है ना इन द कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में देना है वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, चलिए आगे। तो ये मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि इन छोटी छोटी बातों पे आपको बड़ा फोकस, क्योंकि देखिए ये अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब बेहतर आंसर राइटिंग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाता है, ये डेली की प्रैक्टिस होती है। डेली थोड़ा थोड़ा सुधार होता है, आपकी आंसर राइटिंग तभी बेहतर बन पाती है। ओके, और अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो बेटा आंसर राइटिंग बेहतर कभी भी नहीं होगी। आप ये सोचो कि 4 क्वेश्चन करने से आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो जाएगी, या मैं आपको आंसर राइटिंग में कुछ ऐसी टेबलेट खिला दूंगा कि आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो जाएगी। देखिए मेरे समझाने से या मेरे कहने से आपकी आंसर राइटिंग बेहतर नहीं होने वाली। ये कुल मिलाकर कुछ इस तरह का है कि जैसे अगर मैं कहूँ मैं आपको ऑनलाइन ड्राइविंग करना सिखाऊंगा और मैं तुम्हें बताने लगूं देखो क्लिच कैसे चलती है, ब्रेक कैसे लगते हैं, जब डिवाइडर आएगा तो ऐसे करना है और वगैरह वगैरह, तो क्या आप गाड़ी चलाना सीख जाएंगे? नहीं। गाड़ी आप तभी चला पाते हो जब आप खुद सीखते हो। जब तक एक आध 2 बार टक्कर नहीं लगती है तब तक गाड़ी आप नहीं चला पाते हो। यही है आंसर राइटिंग का फॉर्मूला कि आपको आंसर राइटिंग तो बेटा करनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगे तो आंसर राइटिंग कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, आप बेशक मैं करूं 10 सेशन ले लो आप टीचर के, ठीक है, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होता। फायदा तभी होता है कि जब आप खुद से प्रयास करते हो और हर रोज कुछ ना कुछ उसमें सुधार करते हो। तो ये जो आपका ये जो कोर्स है, तो इस कोर्स में मैंने इसी तरीके से आपको टॉपिक वाइज समझाने का प्रयास किया है। तो उसमें आप जैसे जो स्टूडेंट इस कोर्स को लेंगे तो उनको इस बात का फायदा मिलेगा कि जैसे जो क्वेश्चंस है पहले तो आप उसको देखो, खुद से लिखने का प्रयास करो, फिर मैंने जो समझाया है फिर उसको देखो कि भाई मैंने किस तरीके से उसको समझाया है, किस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन का विश्लेषण किया है, तो वहां आपको कमी समझ में आएगी कि मैं अभी भी क्या कमी कर रहा हूं। तो इस तरीके से चीजें जो है आगे बढ़ पाती हैं। लेकिन बस मैं ही क्वेश्चन आपको पूरा फॉर्मेट करके बता दूं और उससे आप सीख जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। सीखोगे तभी जब आप खुद से लिखोगे। हाँ ये है कि सुधार के चांस हमेशा होते हैं जब आप खुद से लिखोगे, फिर फॉर्मेट एक आंसर का फॉर्मेट देखोगे जो टीचर के द्वारा बताया गया, तो उससे आपकी आंसर राइटिंग में काफी सुधार आपको मिलेगा। ओके, खैर अब जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कुछ क्वेश्चनों को हम ले लेते हैं। अब जैसे ये देखो 2021 से ये जो 2025 के हैं प्रश्न पत्र फर्स्ट और सेकंड विषयवार इसमें वर्गीकरण करके पढ़ाऊंगा और ये लगभग 200 आपके 80 क्वेश्चन होंगे PSIR ऑप्शनल के। ओके, और 280 क्वेश्चनों की अगर आपने सही ढंग से बेटा प्रैक्टिस कर ली तो डेफिनेट है आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, थोड़ा टाइम तो कम है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे तरीके से बताने की। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखो, यूरो केंद्रवाद उत्तर उपनिवेशीवादी राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य है। प्रेरक शक्ति दोनों है, विवेचन कीजिए। ठीक है, तो एक तो यूरो केंद्रवाद है और एक उत्तर उपनिवेशीवादी है।
और ये टॉपिक कौन सा, राज्य के सिद्धांत में, जो राज्य के सिद्धांत का टॉपिक है, उदारवादी, नव उदारवादी, मार्क्सवादी, बहुलवादी और उत्तर उपनिवेशवादी। तो जो राजनीतिक सिद्धांत का टॉपिक है उसमें एक टॉपिक है राज्य का, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि ये 2023 का क्वेश्चन है। ओके, अब देखो, तो पहली बात तो हम इसकी डिमांड को देखते हैं कि डिमांड क्या है। ये कह रहा है कि यूरो केंद्रवाद उत्तर उपनिवेशीवादी राजनीतिक सिद्धांत का लक्ष्य और प्रेरक शक्ति दोनों है। ये कहना चाह रहा है कि जो यूरो केंद्रवाद है वो उत्तर उपनिवेशी सिद्धांत का लक्ष्य कैसे है, और प्रेरक शक्ति कैसे है। इसने दो ही तो बातें पूछी हैं, यही हमारे डिमांड है क्वेश्चन की डिमांड तो यही है। अब ये पूछा इन्होंने 15 मार्क्स का, तो इसका मतलब थोड़ा खुल के भी खेल सकते हैं, 10 नंबर में तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अब सबसे पहले जब आप भूमिका बनाते हो तो एग्जामिनर को ये बताने का तो प्रयास करोगे ना कि भाई साहब यूरो केंद्रवाद क्या है, और यूरो केंद्रवाद आप अच्छी तरह जानते हो ये पश्चिम को क्या मानता है। भाई यूरो केंद्रवाद क्या मानता है पश्चिम को, यूरो केंद्रवाद कहता है कि जो पश्चिम है वो सार्वभौमिक और क्या है, श्रेष्ठ है, यही तो कहता है। और जो उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो इस बात को कहता है भाई वो जो औपनिवेशिक सत्ता है उसकी आलोचना करता है। राइट, तो भूमिका में हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि भाई यूरो केंद्रवाद जो है वो पश्चिम को एक तरीके से क्या मानता है, पश्चिम को सार्वभौमिक और श्रेष्ठ मानता है, यानी कि पश्चिम श्रेष्ठ है और पूरब जो है पिछड़ा हुआ है। और जबकि उत्तर उपनिवेशवादी जो विचारधारा है वो क्या मानती है कि वो जो औपनिवेशिक सत्ता है उसकी आलोचना करती है। अब तुम देखो उत्तर उपनिवेशवादी सिद्धांत के जो विचारक हैं जैसे एडवर्ड सहीद है, जैसे हमजा अलवी है, आप इनका जिक्र करोगे, जैसे आप देखोगे फ्राज फैनन है, क्या है आपका फ्राज फैनन हो गया। इसके अलावा तुम देखोगे गायत्री चक्रवर्ती है। तो कम से कम ये है कि आप जो है दो चीजों का ध्यान रखें, कम से कम आपके आंसर में 2 से 3 थिंकर्स जरूर हो, और इसके अलावा उसको समकालीन संदर्भ में जरूर जोड़ें। क्योंकि देखिए PSIR की खास बात यही होती है कि अगर आप थिंकर्स का यूज नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपका आंसर ऑथेंटिकेट नहीं बनेगा, और समकालीन संदर्भ में नहीं जोड़ेंगे तो आप इसका मतलब आप चीजों को सही ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं। एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा लेकिन उसको कितने बेहतर तरीके से आपने उसको समझा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है उसको एप्लीकेशन पे बल, जैसे आप कोई थिंकर पढ़ते हो तो उसके एप्लीकेशन पे आप ज्यादा बल दीजिए। जैसे कोई कंसेप्ट पढ़ते हो तो कंसेप्ट को कंटेम्प्रेरी इश्यू के साथ आप उसको जोड़िए। ठीक है, और भारत और विश्व के विषय में पढ़ रहे हैं तो भारत के संदर्भ में उस चीज को देखने का प्रयास करिए, तभी आप पॉलिटिकल साइंस को सही ढंग से समझ पाएंगे। ओके, अब हमने भूमिका बना दी। अब मेन पॉइंट तो यही है कि पूछा क्या है, यूरो केंद्रवाद उत्तर उपनिवेशीवादी जो सिद्धांत का लक्ष्य कैसे है। अब इसमें पॉइंट डाल दो भाई, अगर आप एडवर्ड जो शहीद है आप उसकी बात लिख दो,
भाई इन्होंने ज्ञान, जैसे आप देखोगे ज्ञान संरचना का क्या है, इन्होंने आलोचना की। जैसे यहां पर एक पॉइंट लक्ष्य कैसे है, जैसे जो एडवर्ड सईद है, तो एडवर्ड सईद ने यही तो बात बोली कि जो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ओरिएंटलिज्म, तो यानी कि इन्होंने अपनी पुस्तक में ये बताया कि पश्चिम पूर्व को हीन मानता है। क्या मानता है? हीन मानता है और पिछड़ा हुआ मानता है। तो पश्चिम पूर्व को, पूर्व का मतलब है जैसे ओरिएंट, मतलब ओरिएंटलिज्म जो पुस्तक ली थी, पश्चिम पूर्व को क्या मानता है? एक तरीके से हीन मानता है। तो इनका पुस्तक का जिक्र कर दो और बता दो कि भाई इन्होंने ज्ञान संरचना, क्योंकि ब्रिटेन जो ये औपनिवेशिक शासक थे जिन्होंने राज किया था, औपनिवेशिक मतलब जो जैसे जो एशिया के देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, तो ये औपनिवेशिक सत्ता के शिकार रहे। तो इनका कहना ये था कि हम लोग सभ्य हैं और ये लोग पिछड़े हैं, तो हम इनको सभ्यता सिखा रहे हैं। तो एडवर्ड साइड एक तरीके से आलोचना करते हैं अपनी ओरिएंटलिज्म पुस्तक में कि भाई ये हमको एक तरीके से क्या है, ये मानते हैं कि हमारे पास ज्ञान बहुत अच्छा है और इनके पास ज्ञान नहीं है। तो इन्होंने ज्ञान संरचना की यहाँ आलोचना की। एक दूसरा पॉइंट तुम देखोगे यहाँ पर, जैसे फ्रांज फैनन है, जैसे आपने देखा होगा कि संस्कृति का विरोध, ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक विरोध की बात की इन्होंने। जैसे अगर हम फ्रांज फैनन की बात करें, तो जो फ्रांज फैनन है ये एक्चुअली में क्या मानते हैं कि भाई ये मानसिक गुलामी की बात इन्होंने की, मानसिक गुलामी। तो इनका ये कहना था कि आज भी ये जो औपनिवेशिक सत्ता वाले देश हैं, मतलब जो जो देश गुलाम रहे, ठीक है, यूरोपीय देशों ने इन पर राज किया, लेकिन ये आज भी उस गुलामी से बाहर नहीं आए। आज भी हम वेस्टर्न के कल्चर को बहुत अच्छा मानते हैं। भाई आपने देखा होगा वेस्टर्न कल्चर का खाना है, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े हैं, ठीक है, और हम एक तरीके से इस सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आज भी हम एक तरीके से गुलाम हैं, और ये हमारी मानसिक गुलामी को दिखाता है। ओके, एक और भी अगर हम इसमें पॉइंट जैसे लिखना चाहें तो जैसे ऐसे लिख सकते हैं कि सार्वभौमिकवाद आप खुद देखो, पश्चिम ये मानता है कि पश्चिम अपने आप में सार्वभौमिक है। वो कहता है कि दुनिया के देशों में लोकतंत्र होना चाहिए, एक जैसा दुनिया के देशों में विकास मॉडल होना चाहिए, सभी देश धर्मनिरपेक्षवादी होने चाहिए। तो सार्वभौमिकवाद की क्या है, यहां पर आलोचना हुई है। लेकिन क्या संभव है? ऐसा संभव नहीं है। भाई मध्य पूर्व एशिया के देश तुम देखो, जो अरब के देश हैं, वहां तो लोकतंत्र नहीं है। क्या सभी देश धर्मनिरपेक्षवादी बन सकते हैं? और धर्मनिरपेक्षवादी अगर देश बन सकते हैं तो फिर ये जो अरब के देश हैं वो क्यों नहीं है? क्या विकसित देशों जैसा मॉडल विकासशील देशों में अपनाया जा सकता है? नहीं अपनाया जा सकता। तो एक आलोचना ये होती है कि भाई जो पश्चिम का जो कंसेप्ट है वो क्या विकासशील देशों में लग सकता है? नहीं लग सकता। आपने देखा होगा कि अगर मैं हमजा अलवी की बात करूं, हमजा अलवी ने क्या बोला है? हमजा अलवी का यही तो कहना है। हमजा अलवी ने क्या बोला है कि भाई आज भी ये जो औपनिवेशिक देश हैं इनमें राज्य मजबूत है और नागरिक समाज क्या है? कमजोर है। और वो है भी। आपने देखा होगा कि वेस्टर्न में अगर वहां की सरकार कोई भी फैसला लेती है तो वहां का नागरिक समाज बड़ा एक्टिव है, लेकिन हमारे देश में नागरिक समाज उतना एक्टिव नहीं है। उसका जो कारण है वो अपने आप में क्या, औपनिवेशिक सत्ता ही तो है।
हम अपने देश भारत के संदर्भ में देखें तो आप खुद देखिए कि हमारे देश की आज भी नौकरशाही मजबूत मानी जाती है, लेकिन उतना नागरिक समाज मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे वो हमारे देश में लंबे टाइम के लिए शासन करना चाहते थे, और जब लंबे टाइम के लिए शासन करना चाहते थे तो उन्होंने नौकरशाही को फौलाद की तरह बनाया। और यही कारण है कि आज नौकरशाही के लिए लोग क्यों जो है मंत्र यानी कि मंत्र मुग्ध है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि आज भी नौकरशाही में वो सम्मान है, आज भी नौकरशाही में वो पैसा है, आज भी नौकरशाही में आपने देखा होगा वो सब कुछ है जो व्यक्ति अपनी सफल लाइफ में देखना चाहता है। हालांकि काफी परिवर्तन आया है, आज की नौकरशाही नागरिक केंद्रित हो भी रही है, लेकिन फिर भी नागरिक समाज के मुकाबले नौकरशाही या जो राज्य है वो काफी मजबूत भी है। तो इसका कारण जो रहा कि भाई अंग्रेजों ने नौकरशाही को क्यों मजबूत बनाया, इसलिए बनाया, और नागरिक समाज क्यों कमजोर रहा कि भाई उन्हें लंबे टाइम तक शासन करना था और इनके माध्यम से ही करना था। तो ये कंसेप्ट आपने देखा हुआ आज भी हमारे कल्चर में दिखाई देता है कि आज भी लोग नौकरशाही के प्रति पागल हैं, जबकि आप देखोगे वेस्टर्न में तो नौकरशाही के प्रति इतना पागल नहीं है व्यक्ति। तो हमजा अलवी इस तरीके से इसकी जो है एक तरीके से आलोचना करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट हमें खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरा पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन में? अब देखो प्रेरक की बात आती है, इसमें दूसरा पॉइंट हमने ये तो क्लियर कर दिया। अब दूसरा पॉइंट कि ये प्रेरक शक्ति कैसे है, अब हेडिंग ही हम देखेंगे। भाई प्रेरक शक्ति की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से प्रेरक शक्ति कैसे है, आप देखोगे प्रेरक शक्ति में देखो तो आपने देखा होगा कि यूरो केंद्रवाद, यूरो केंद्रवाद की वजह से ही जो तो नागरिक चेतना का क्या है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जो नागरिक इनके प्रतिरोध की चेतना पैदा होती है, सॉरी प्रतिरोध की चेतना पैदा होती है। अब तुम गांधी देखो, गांधी ने पश्चिमी शहरीकरण और पश्चिमी आधुनिकता का विरोध किया, और उन्होंने पुस्तक जो हिंद स्वराज लिखी थी उसमें है भी, तो हमने कंटेंट भी दे दिया साथ के साथ के कहाँ लिखा हुआ है। भाई इस तरह के अगर पॉइंट आप डालोगे तो एग्जामिनर को आप एक ऑथेंटिकेशन दे रहे हो। तो गांधी का जो पश्चिमी शहरीकरण या पश्चिमी जो आधुनिकतावाद के प्रति जो विरोध किया उसका कारण क्या था, यूरो केंद्रवादी तो है। आपने देखा होगा कि पहचान की बात आती है, पहचान की राजनीति, भाई यूरो केंद्रवाद की वजह से ही पहचान की राजनीति को बढ़ावा मिला। जैसे आप देखोगे नस्ल है, भाषा है, जातीयता है, वगैरह वगैरह। और यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो एक विचारक जो स्पिवॉक है तो उनका स्टेटमेंट तो यही था, जिसमें अगर हम देखें तो यहां पर जो बात की है एक तरीके से जो गायत्री चक्रवर्ती है, गायत्री चक्रवर्ती जो स्पिवॉक है, उन्होंने यही पॉइंट तो बोला है कि इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो उपनिवेशी जो सत्ता है या जो कहने का मतलब है जो ये देश है
तो इन देशों में जो जातीयता आधारित, नस्ल आधारित या जो भाषा आधारित जो एक चेतना पैदा हुई, उसका कारण क्या है? यूरो केंद्रवादी तो है उसका कारण। तो इस तरीके से हमने ये प्रेरक शक्ति कैसे फिर हम इसको समकालीन संदर्भ में जोड़ दें, फिर आप इसको समकालीन संदर्भ में ऐड कर दें। तो ये जो यूरो केंद्रवाद की लड़ाई है और ये जो उत्तर उपनिवेशवाद की जो लड़ाई है, तो वो आज भी हमें दिखाई देती है। जैसे आप देखोगे उत्तर दक्षिण भेद, उत्तर दक्षिण भेद क्या दिखाता है? आज भी उत्तर अपने आप को बेस्ट मानता है, भाई उत्तर का मतलब है विकसित देश, दक्षिण का मतलब है विकासशील देश, ठीक है। आज भी आप देखोगे WTO और IMF नीतियां, उनका झुकाव किसकी तरफ है? विकसित देशों की तरफ है, आरोप लगते हैं इनके ऊपर। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि हम दक्षिण दक्षिण, हम किसकी बात करते हैं? सहयोग की बात करते हैं, ओके। इसके बाद अगर हम देखें तो दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात क्यों की जाती है? क्योंकि उत्तर दक्षिण की भेद की वजह से। और यही कारण है, आप देखो ब्रिक्स की स्थापना कोई क्यों हुई? भाई SCO क्या है? क्लियर? ये UNSC की संरचना में परिवर्तन की बात क्यों की जाती है? तो तमाम तरह के एग्जाम्पल हैं क्यों की जाती है। क्योंकि UNSC जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें आप देखोगे लैटिन अमेरिका या अफ्रीका के देशों में से एक भी देश शामिल नहीं। तो ये यूरो केंद्रवाद को और एक कहीं ना कहीं उत्तर उपनिवेशवाद को नहीं दिखाता क्या? तो इस तरीके से समकालीन संदर्भ में हम क्वेश्चनों को जोड़ेंगे। तो दो चीजें हमेशा आंसर में ध्यान रखिएगा, थिंकर्स और एक समकालीन संदर्भ में उसको इंटरलिंकेज जरूर करना है। तो आपका एक आंसर व्यवहारिक आपका तभी बन पाएगा और ऑथेंटिकेट भी तभी बन पाएगा, ठीक है। और प्रेजेंटेशन का तो आपको ध्यान रखना ही है। अब जैसे अगर हम अब एक निष्कर्ष आप डाल सकते हो यहां पर, ठीक है, और उसमें बता सकते हो कि हाँ भाई यूरो केंद्रवाद जो है वो उत्तर उपनिवेशी जो सिद्धांत है उसका जो है लक्ष्य भी है और उसकी प्रेरक शक्ति भी है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आप समझ में आ गया हो। देखिए ज्यादा टाइम तो मेरे पास है नहीं, फिर भी मेरा प्रयास तो ये था कि मैं आपको और भी क्वेश्चन करके दिखाऊं, लेकिन उतना टाइम नहीं है। तो मैं जैसे मेरी कोशिश ये भी थी कि मैं इस क्वेश्चन को भी कर दूं। तो ये जो क्वेश्चन जैसे एक समानता का टॉपिक है, खैर क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, तो एक ही क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। अब देखो यहां पर बात करनी है अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 2-4 मिनट के लिए, कि उच्च अंक प्राप्त करने की रणनीति। तो अब कैसे आप हायर मार्क्स को ला सकते हो? देखो ऐसा नहीं है PSIR में 320 310 भी मार्क्स आते हैं। अमूमन वैसे तो ये है कि 250 260 270, अगर आप थोड़े बहुत भी मेहनती हैं तो आप लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई आपका PSIR बहुत अच्छा है तो आप 310 320 भी खींच सकते हो, और स्टूडेंट के आते भी हैं 500 में से। अब कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। एक तो ये है, अगर आप देखोगे यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उसका थीम वाइज रिवीजन करिए। अब उसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि आप क्या काम करेंगे, तो मैंने जो वर्गीकरण किया है इसमें थीम वाइज ही किया है। कि जैसे मैंने समानता का टॉपिक पढ़ाया, मान लो 6 क्वेश्चन आए, तो पहले तो समानता के विषय में मैंने थोड़ा बताने का प्रयास किया, फिर मैंने क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कशन शुरू किए। तो आप क्या काम करें, आप यही काम करें कि पहले क्वेश्चन को खुद लिखें अपने तरीके से, और फिर मेरा क्वेश्चन देखें कि मैंने क्या ऐसा उसमें जोड़ा है कि आंसर और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो एक थोड़ा सा आप तैयारी अगर इस तरीके से करोगे सिस्टमिक वे में, तो आपको बेहतर चीजें मिल पाएंगी। दूसरा, बार बार पूछे जाने वाले विषयों के शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो एक आपका काम क्या होना चाहिए कि आप साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाएं, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आता जाएगा तो आपको रिवीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और उसमें
शॉर्ट्स नोट्स बहुत काम करता है। तो आपने देखा हुआ स्टूडेंट्स तो शॉर्ट्स नोट्स का भी शॉर्ट्स नोट्स बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि वो एक दिन में या 2 घंटे में, 4 घंटे में वो पूरे PSIR को कवरेज कर सके। ये आता तभी है जब आप मेहनत करते हो, बिना मेहनत के नहीं आ सकता। और वो शॉर्ट्स नोट्स ऐसा नहीं है, वो आपके ही द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। फिर कीवर्ड्स हैं, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लो आपने न्याय का टॉपिक पढ़ा, तो न्याय के अपने कुछ कीवर्ड्स होंगे। रॉल्स की थ्योरी का हो गया, फिर उसके थिंकर्स की सूची बनाए, जैसे अमर्त्य सेन है, गांधी है, या फिर अंबेडकर है। तो कहने का मतलब है कि जो टॉपिक वाइज आपने चीजों को तोड़ा है, फिर उसकी उसी पेज पर कीवर्ड्स लिखें कि कौन कौन सी कीवर्ड्स हमारे बहुत जरूरी हैं। क्योंकि PSIR में होता क्या है कि जैसा टॉपिक होता है उस तरह का कीवर्ड्स भी आना चाहिए, तो कीवर्ड्स पे एग्जामिनर कीवर्ड्स को देखता है। फिर थिंकर्स की सूची बनाए वहां पर कि भाई इस टॉपिक में ये 5 थिंकर्स हैं और इन थिंकर्स का मुझे जो है यूज करना है, और वो टॉपिक के साथ करें। फिर 1 पेज रिवीजन शीट बनाए, तो यानी कि जो आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाया उसका भी फिर शॉर्ट्स नोट्स बनाए, 1 पेज शॉर्ट्स रिवीजन, कि भाई आप कम से कम 1 पेज शॉर्ट्स रिवीजन को बार बार पढ़ सकते हो। और क्योंकि वो आपके दिमाग में कोई चीज कब रुकती है, जब आप उसको बार बार पढ़ते हो। तो एक शॉर्ट्स नोट्स जो 1 पेज रिवीजन शीट्स भी बनाए, ये बहुत फायदा करता है। और नियमित जो है उत्तर लेखन जो है आप अभ्यास भी करें, क्योंकि नियमित उत्तर लेखन अगर आप अभ्यास करोगे तो चीजें आपकी बेहतर होंगी। क्योंकि आंसर राइटिंग कोई किसी को नहीं सिखा पाता, ठीक है। चाहे मैं जो है कुछ भी आपसे कहूं कि भाई ऐसे करना वैसे करना है, आप कभी नहीं सीख पाओगे। सीखोगे तभी जब आप खुद से लिखना शुरू करोगे। बेशक गलत लिखो, लेकिन लिखिए, क्योंकि गलत लिखने के बाद ही आप सही लिख पाओगे। आंसर राइटिंग का और कोई तरीका होता ही नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आंसर राइटिंग आपकी बेहतर हो ही नहीं सकती। अब देखो यहां पर एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे मेरा जो बैच है ये 15 जून से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो बैच है आपका कब स्टार्ट होगा? ये 15 जून से स्टार्ट हो रहा है 2026, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? और आप देख भी पा रहे हो यहाँ पर, ये राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध वैकल्पिक विषय PYQ उत्तर लेखन प्रोग्राम है। DK चौधरी बैच जो आरंभ होगा वो 15 जून से होगा, और ये ऑनलाइन रहेगा और हिंदी मीडियम में रहेगा। ठीक है, तो ये ऑफलाइन नहीं है, केवल आपका जो है आपका ऑनलाइन है। ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि और एक साथ आपको सारी वीडियो अभी नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आपको जो है धीरे धीरे रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। और ये है कि आपका जो जुलाई तक आपको सारी रिकॉर्डेड वीडियो इसकी मिल जाएंगी। ओके, तो इसका आप फायदा उठाइए, जो भी इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हो। ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ रहेगी। खैर, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।